आदमी पार्टी के प्रवक्ता आए, अब उनसे हम बात कर लेते हैं। आप बताइए भैया, आपको लग रहा है राजीव जी, लड़ाई तो इतनी घनघोर चल रही है, इतना धुआंधार प्रचार प्रसार चल रहा है, अरविंद केजरीवाल भी वहां पहुंच गए हैं, दिल्ली में अलग लड़ रहे हैं और बंगाल में ममता दीदी के साथ अलग खड़े हैं। कौन जीत रहा है ये लड़ाई, कांग्रेस या दीदी? पूजा जी, मैं आपकी बात का जवाब देने से पहले हमारे जो दो साथियों ने अभी बात रखी उस पर एक छोटी सी बात रखना चाहूंगा। अभी इससे पहले राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता बोल रहे थे, वो भूले ना कि उनके नेता ने कहा था मैं चवन्नी छाप नेता नहीं हूँ, मैं चवन्नी नहीं हूँ जो पलट जाऊंगा। तुम्हारे नेता ने तो ना जाने क्या क्या कहा था कि मैं गठबंधन नहीं करूंगा कांग्रेस के साथ। भ्रष्टाचारी रोहित जी आपको समय मिला था। रोहित जी शांत हो जाइए, आप दोनों ही शांत हो जाइए, रोहित जी और राजीव जी। रोहित जी अपनी बारी में बोलिए ना, अभी आप यही नसीहत आप अंश को दे रहे थे, अब आप फिर से इंटरवीन करने लग गए। ये नसीहत अभी आप कुछ देर पहले ही दे रहे थे ना अंश को। नहीं नहीं नहीं, आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा ना, आपकी बारी आएगी तब आप जवाब दीजिएगा। यस राजीव जी। तो देखिए, जिनके नेता चवन्नी ना होने का दावा बन के दुवन्नी बन गए, उनके बारे में तो क्या टिप्पणी की जाए। बाकी मेरे बड़े भाई धनंजय जी कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा वो हवाला दे रहे थे। धनंजय जी इस बात को ध्यान रखें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि दिल्ली की सरकार के पास सारी संवैधानिक पावर रहेगी और इस सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के खिलाफ जाकर संविधान में संशोधन करके इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया था। और इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि लोकतंत्र में जनता जो है वो नेता को चुनती है, वो अपनी बात जाके नेता के सामने रखेगी, अपनी बात अपने चुने हुए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के सामने रखेगी, वो सुप्रीम कोर्ट पे नहीं जाएगी। ये तो सरकार को देखना पड़ेगा। अगर 28 लाख जो है वोटर जिनका की वोट देने का अधिकार छिन गया इस चुनाव में, 13-13.5 लाख की स्थिति आज शाम तक स्पष्ट होगी, तो ये सिर्फ विपक्ष की जिम्मेदारी क्यों बन जाती है कि इसके लिए आवाज उठाए? क्या बीजेपी या सत्ता पक्ष जो केंद्र में है उनकी तरफ से एक भी कोई याचिका, एक भी कोई वक्तव्य, एक भी कोई बात ऐसी रखी गई जिससे लगता हो कि इनको चिंता है जो 28 लोग छूट गए वोट देने के अधिकार से? इस बात से उस बात को दोबारा बल मिलता है जो बार बार कही जा रही है कि बीजेपी के 3 यार ईडी, सीबीआई और ज्ञानेश कुमार। देखिए, और अब जहां तक बात रही बंगाल के चुनाव के, आप इस चीज को देख लीजिए, तमाम जो विश्लेषक हैं जिनको कि हम लोग निष्पक्ष की श्रेणी में रख सकते हैं, उन लोगों के तमाम आकलन इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि 2026 के चुनाव के बाद ममता बनर्जी जो है वो चौथी बार बंगाल में सरकार बनाने जा रही हैं। और पहले फेज के चुनाव में जहां पर कि मुख्य रूप से बीजेपी ने पिछले चुनाव में बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया था, जो उनकी 59 सीटें उस पहले फेज की सीटों में से आई थी, तमाम लोगों का यह दावा है कि वो अब इस बार उस नंबर को भी नहीं छू पाएगी। अगर वो इस बार उस 59 के नंबर को पहले फेज के चुनाव में नहीं छू पाएगी, तो क्या अगले 150 सीटों में से वो 100 से ज्यादा सीटें लेके आने वाली है? आप आंकड़ों के साथ बात कीजिए, आप तथ्यों के साथ बात कीजिए, या स्टूडियो में बैठ के कह देने से ये बात नहीं चलने वाली है। दूसरी बात देखिए, ये हर जगह ये निकल कर आ रहा है कि बंगाल का जो व्यक्ति है वो अपने स्वाभिमान के लिए, मां माटी मानुष के लिए इस बार वोट देने जा रहा है। सबसे बड़ा जो अभी एक हाल में एक उदाहरण हुआ, जो इनके सबसे बड़े स्टार प्रचारक जिनको कहा जाता है योगी आदित्यनाथ जी की तरह, कि उन्होंने सबसे लेकिन प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि टीएमसी के भय से, भ्रष्टाचार से, सिंडिकेट से, बेटियों पर अत्याचार से, बेरोजगारी, बेकारी से सबसे आजादी मिलेगी इस बार। पूजा जी, मैं आपकी बात को अपनी बात पूरी करके जवाब दूंगा कि योगी आदित्यनाथ जी ने बंगाल के स्वाभिमान को किस तरीके से चोट पहुंचाई, जब उनको ये नहीं पता कि जो वक्तव्य उन्होंने स्वामी विवेकानंद के नाम पर कोट किया, वो वास्तविकता में वो वक्तव्य जो था, वो कोट जो था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। अब आपने जो ये बात कही, देखिए अब इस बात में कोई छुपाई रह नहीं गई है। जो इस बात को ना स्वीकारे वो उसको मूर्ख ही कहा जाएगा कि जो प्रधानमंत्री है उनका हर चुनाव में, हर राज्य में एक ही चीज को लेकर बार बार बयान बदलता रहता है। जब वो बंगाल में होते हैं तो बंगाल में चुनाव होता है तो उनका जुड़ाव बचपन से बंगाल से रहता है, जब मणिपुर में हो जाता है तो वो मणिपुर के हो जाते हैं, जब कर्नाटक में हो जाता है तो कर्नाटक के रह जाते हैं। इसी तरीके के सिंडिकेट मुश्किल हो गई है क्या दूसरे चरण को लेकर? अब पहले चरण में थी बम्पर वोटिंग, लगातार ये हुआ बनाया जा रहा था, लोगों के वोट कट रहे हैं, और आप देखिए उल्टा बम्पर वोटिंग हुई इस बार तो पहले चरण में।
जी जी, देखिए आप उसको भी अगर गणित को समझेंगे तो पिछली बार इन सीटों पर लगभग 87% के आसपास हाँ। वोटिंग हुई थी, और इस बार जो है वो 92-93% के बीच में वोटिंग रही है। तो जो एसआईआर का जो खेल हुआ, जिसमें एसआईआर में काफी लोग जिन लोगों के नाम काट भी दिए गए और जो लोग जायज वोटर थे वो वंचित रह गए, तो वो उसी श्रेणी में आ जाते हैं। 5-6% का वो फर्क रहा होगा। हाँ। अन्यथा आप धनंजय गिरि जी percentage जवाब अगर आप दीजिए। देखेंगे- धनंजय गिरि जी, ठीक है राजीव जी।